चौथा पॉइंट ये था कि द स्टॉपिंग with change in frequency of light used, the saturation value of the current is same for all frequencies. However, the stopping potential is different for different frequencies. It is least for red light and maximum for violet. ठीक है, ये हमारा हमने ये ऑब्जर्वेशन एक कंक्लूजन एक और निकाला गया। ये कंक्लूजन ऐसा था कुछ कि इज ऑल्सो ऑब्जर्व फिफ्थ कंक्लूजन is also is observed that light is emitted मान लो कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अगर हमने वहां पे रेड डाला, अगर हमने इंफ्रारेड डाल दिया मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी से भी कम डाल दिया, लाइट हो सकता ना निकले, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही लाइट निकलती है। हमने वहां पे रेड तो दिखा दिया था, कितने एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं कि हम रेड लाइट को डाले वहां पे लेकिन लाइट ना निकले। हमने रेड का 50, 100, 1000 वॉट कर दिया, करंट नहीं बने, लेकिन वही हमने वायलेट लाइट का खाली 20 वॉट का ले लिया बल्ब, करंट बनेगी। तो ऐसा देखा गया है कि जो करंट बनती है ना, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही बनती है। अगर हमने उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखा तो बनेगा, कम रखा तो नहीं बनेगा। ठीक है, भले हम बाहर बल्ब का कितना बड़ा वॉटेज दे लें, दैट लाइट इज एमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर frequency or a particular minimum frequency and for greater than this minimum frequency the stopping potential increases with मतलब क्या बोले, अगर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए लाइट वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, अगर हमने इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ी अगर वैल्यू रखी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, और दूसरी बात ये ग्राफ अगर हम इसका देखें फिफ्थ पॉइंट की है तो कुछ ऐसा जाएगा। तीसरा ग्राफ है ये, हमने दो ग्राफ सीखे थे अभी तक। ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल,
नीचे नहीं दिखाया था हमने, और ये ग्राफ हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होता है कि हम देखिए, मान लो वायलेट के लिए हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक पर्टिकुलर देखा हमने, हमारे पास विब्ग्योर था, हो सकता है हमने रेड के लिए देखा, हमें कोई करंट नहीं मिली, हमने ऑरेंज के लिए देखा, हमें करंट नहीं मिली, हमने ग्रीन के लिए देखा, हमें करंट थोड़ी मिली, हमने उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नापा, ठीक है, कुछ मिला, हमने ब्लू के लिए देखा, हमको करंट हमें करंट इसके लिए भी मिलती है, हमने इसके लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नापा, कुछ यहाँ मिलता है, हमने इंडिगो के लिए नापा, उसके लिए भी करंट मिलता है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको यहाँ मिलता है, हमने वायलेट के लिए भी नापा, हमको उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ मिलता है। मतलब यहाँ से इससे कलर नहीं मिलता है, इससे नहीं मिलता है, यहाँ से हमको मिलना स्टार्ट होता है, ग्रीन के लिए ये स्टॉपिंग है, ब्लू के लिए, इंडिगो के लिए, वायलेट के लिए, सबके लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक बात हमको समझ में आई कि हर फ्रीक्वेंसी के लिए तो हमको नहीं मिल सकता है करंट, लेकिन कुछ कलर के लिए, कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए हमको वहां पे करंट मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और अगर हमको एक मिनिमम के लिए मिल रहा है, ठीक है, और अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है वो बढ़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ऐसे, ये फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज कर रही है ऐसे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ग्राफ जो है ना, हमने देखा कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमने देखा कि क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी देखा रेड के लिए, क्या कहते हैं, और ग्रीन के लिए, और फिर हमने ब्लू के लिए देखा, फिर हमने इंडिगो के लिए देखा, फिर हमने वायलेट के लिए देखा, और सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा, ठीक है, कि कहाँ पे हमें करंट जीरो मिले, ग्राफ कुछ ऐसा गया। ठीक है, और ठीक है, ये ऐसा हमको दिखा, और यहाँ पर ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसको ड्रॉ करने का, ठीक है ना, इसलिए इसको हम कैसे ड्रॉ करते, डॉटेड लाइन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, एक ऐसा होता है नेगेटिव होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव, और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमको मिलता है, बाकी फिर हमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये हमने ग्राफ को पीछे पर एक्सटेंड कर दिया, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो दिख रही है यहाँ पे हमको, इसको नाम हम दे देते हैं एफ नॉट का। जब लाइट जस्ट निकलेगी, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए निकलेगी, उससे ज्यादा के लिए निकलेगी, उससे कम के लिए नहीं निकलेगी, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी which can emit
ये हमारा अभी तक का जितना भी हमने कंक्लूजन लिया था, ठीक है, वो सब हमने जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, वो हमने लिख दिया। तो नोट कर दो फटाफट। उसके बाद इसमें एक टर्म और हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, वर्क फंक्शन। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट होती है? फ्रीक्वेंसी रिलेट होती है एनर्जी के साथ। एनर्जी क्या होता है? H/F हो जाएगा। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कोई इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। वो जो मिनिमम एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? H/F हो जाती है। बात F HF का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to emit electron from metal surface, ठीक है। या मिनिमम वर्ड मिस मत करना, इससे ज्यादा भी एनर्जी चलेगी। दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का जो वैल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू को हम क्या ले सकते हैं? HF0, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द वर्क फंक्शन। एक्चुअली वर्क फंक्शन नया नाम सुनने को लग रहा होगा, ठीक है, बट दिस इज सेम एज द आयोनाइजेशन एनर्जी जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ के रखा, ठीक है। बस फिजिक्स में इसको नया नाम दिया। आज के लिए ना हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन तक ही रहते हैं, ठीक है। फिर से बताए तो आज मैंने क्या क्या तुम लोग को पढ़ाया, ठीक है। थोड़ा जब तक कि रीजन समझ में नहीं आएगा तब तक कि चैप्टर उतना कुछ पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कल इसके जब रीजन पढ़ोगे ना तो जाके पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्या क्या मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि फोटो इलेक्ट्रिक देखो, इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से निकालने का एक तरीका होता है, उस पर लाइट को इंसिडेंट करवा दो। हम लाइट को मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के तरीके हमारे हीट एनर्जी से हो सकता है, हमारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से हो सकता है, और हमारा लाइट से हो सकता है। ये चैप्टर बेसिकली लाइट पे बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक। लाइट गिराओ मेटल पे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हमने किया था तो पहले क्या किया गया था, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गए थे, ठीक है। इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले जो मेन लोग थे वो हर्ट्ज था, हेल्वेग थे, ठीक है, लेनार्ड थे। तो ये तीन लोग थे। कभी कभी ये जो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, ठीक है, उसको हेल्वेग लेनार्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसे हर्ट्ज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मेटल सरफेस पे लाइट गिराई गई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया और हमने करंट को नापा। जब हम करंट को नापते हैं तो करंट नापने के लिए हमने वहाँ पे तीन तरह से हमने दो तरह से हमने अरेंज किया था। एक हमने क्या किया, हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया और एक हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, ठीक है। और दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फिर से ग्राफ ड्रॉ किया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ग्राफ हमेशा किसके बीच में होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। दो केस में, एक बार इंटेंसिटी इंक्रीजिंग, दूसरा बार फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। पहला, जब इंटेंसिटी को बढ़ाया हमने तो हमने क्या देखा था कि जितने भी इंटेंसिटी बढ़ाने से मतलब बल्ब का वॉट बढ़ाने से 20 40 60 सैचुरेशन वैल्यू जो थी बढ़ती चली जाती थी, ठीक है। और अगर हम लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल सबके लिए सेम, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कट ऑफ पोटेंशियल सबके लिए सेम था, तो कट ऑफ पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग था, ठीक है। लेकिन सबके लिए सैचुरेशन वैल्यू सेम। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या देखते हैं, सैचुरेशन वैल्यू सबके लिए सेम होती है, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल जो होता है बढ़ता चला जाता है। जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होता है उसके लिए कट ऑफ पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है। कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कट ऑफ पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल जो सप्लाई करते हैं ताकि वहां पे करंट जीरो हो जाए सर्किट में, उसको हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने दो, यहाँ से हमने ये दो मेन बातें कंक्लूड की थी, ठीक है।
फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती लाइट की जिस पे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, अगर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट अगर उस कलर से हमने कम रखी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। अगर हमने उससे ज़्यादा रखी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ये भी देखा गया है कि अगर हमने उस पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखी है अगर, तो जितना ज़्यादा हम रखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मान लो अगर 100 से निकलता है, हमने 110 कर दिया, 120 कर दिया, 130 कर दिया, तो जो नेगेटिव पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, उसको हमको बढ़ाना पड़ता है। 100 से अगर हमने रख दिया नेगेटिव पोटेंशियल -5 वोल्ट, तो 110 के लिए हमको रखना पड़ेगा -6 वोल्ट, 107 के लिए हमको रखना पड़ेगा ये, तो हमको नेगेटिव पोटेंशियल क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है और उसका ग्राफ हमने दे दिया, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं निकलते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे जो एनर्जी बनती है उसका फॉर्मूला हो जाता है एचएफ नॉट। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी होता है जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आज मैं आप लोगों ने इतना पढ़ा था, ठीक है। कल जो है तुम लोग को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो ग्राफ ऐसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्या इससे साबित होता है, ठीक है। आज खाली इसके कंक्लूजन क्या-क्या निकलेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक कल की क्लास में लूँगा और मुझे लगता है कि कल की क्लास के चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी के जितने भी चैप्टर्स हैं सब छोटे-छोटे हैं, ठीक है। 2-2 3-3 क्लास में खत्म होते चले जाएँगे, ठीक है। और एक काम करना ना, सब कोई बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है ना, पढ़ना स्टार्ट कर देना, वो केमिस्ट्री का है, ठीक है। वो मैं तुम लोगों को आता ही होगा काफ़ी हद तक की, ठीक है। तो उसको उसको एक बार रीड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ना। क्लास अभी